नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं तृप्ति मौर्य, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज किला रामपुर से आज आपको सामाजिक विज्ञान की समकाल भारत व समकालीन विश्व की हमारी जो इतिहास वाली पुस्तक है उसका पार्ट 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, आज हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, भूमंडलीकृत विश्व का बनना आज के हम इस अध्याय के अंतर्गत मुख्य रूप से आधुनिक युग से पूर्व व 19वीं शताब्दी में जो वैश्वीकरण था उसकी दशाओं को देखेंगे। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, क्या अर्थ है इसका। भूमंडलीकृत विश्व का बनना मतलब कि पृथ्वी के जितने भी देश हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो हम जानेंगे। हमारा ये जो अध्याय है वो पूर्ण रूप से वैश्वीकरण पर आधारित है। वैश्वीकरण क्या होता है। व्यक्तियों का, सामानों का, नौकरियों का अथवा पूंजी का एक देश से दूसरे देश में जाना ही, स्थानांतरण ही वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि जब व्यक्ति सामान, नौकरी के लिए या फिर पूंजी निवेश के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनका स्थानांतरण होता है, तो वही वैश्वीकरण कहलाता है। वर्तमान युग वैश्वीकरण का युग है, ये बात हम जानते हैं। इस समय हम लोग जाते ही हैं एक जगह से दूसरी जगह। पूरी दुनिया जो है वो जुड़ी हुई है, सारे देश दुनिया के एक दूसरे से दूसरे देश से जुड़े हुए हैं। लेकिन वैश्वीकरण अभी कोई नवीन चीज़ नहीं है। इसका इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। बहुत पुराने समय से वैश्वीकरण होता चला आ रहा है। यानी कि दुनिया के जो देश थे वो एक दूसरे के संपर्क में बहुत पहले से थे। प्राचीन काल से ही जो यात्री हुआ करते थे या फिर व्यापारी हुआ करते थे या पुजारी हुआ करते थे, अपनी जो धर्म प्रचार के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए या फिर नए अवसरों की तलाश में, नई खोजों के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए लोग जो थे वो दूर दूर की यात्रा पर जाया करते थे। यात्राओं में पैसा, मूल्य, मान्यता, ये सब भी लोगों के साथ में जाते थे। मतलब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे तो केवल लोग यात्रा नहीं करते थे, उसके साथ में पैसा भी जाता था। उनके जो नैतिक मूल्य होते थे, उनकी जो मान्यताएं होती थी, उनके आचार विचार जो होते थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते थे। उनका भी स्थानांतरण होता था, विचारों का होता था, आविष्कारों का होता था। अब हम देखते हैं ना, कोई दुनिया में कोई चीज़ किसी देश में बनती है, फिर धीरे धीरे करके विश्व के सारे देशों में फैल जाती है, तो ये सब वैश्वीकरण की वजह से है। तो प्राचीन काल में भी इसी तरीके का होता था। अभी क्या है, चीन में कोरोना बीमारी फैली और धीरे धीरे करके कहाँ फैल गई, पूरे विश्व में फैल गई। इसी प्रकार से कीटाणुओं और बीमारियों का स्थानांतरण भी प्राचीन काल में भी हुआ करता था, उनका भी स्थानांतरण होता था। तो ये सब सारा स्थानांतरण जो है वो किसके अंतर्गत आता है, वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। इसमें हम देखते हैं कि दुनिया के सारे देश विभिन्न प्रकार के कारणों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल में, अतीत में भी इसकी हमें कुछ जड़ें मिलती हैं, कुछ तथ्य हैं। जैसे कि 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी जो हमारे देश की सभ्यता थी वो समुद्री व्यापार द्वारा पश्चिमी एशिया, ये पश्चिमी एशिया है, ये हमारा देश है, सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिमी एशिया से जुड़ी हुई थी। इसी प्रकार मालदीव से जो कौड़ियाँ मिली, कौड़ियाँ मतलब बच्चों उस समय के जो पैसे हुआ करते थे, वो उनसे ये पता चलता है कि उन जो मालदीव है उसका व्यापार कहाँ कहाँ तक था, अफ्रीका तक था और चीन तक था। यानी कि प्राचीन काल में भी व्यापार हुआ करता था, वैश्वीकरण द्वारा दुनिया जुड़ी हुई थी। जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हैं, इनका इतिहास भी हमें मिलता है। 7वीं सदी में इनका इतिहास जो है वह ढूंढा जा सकता है और आगे तो और भी अच्छे से देखने को मिलेगा। इसी अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का भी स्थानांतरण कैसे एक जगह से दूसरी जगह हुआ और वो किस प्रकार वैश्वीकरण के लिए सहायक बनी। ये एक चित्र है, ये गोवा के जो संग्रहालय है वहाँ का चित्र है 10वीं शताब्दी का। तो उसमें ये जो नाव का चित्र है, इससे ये पता चलता है कि 10वीं शताब्दी से पूर्व भी जो भारत है वो समुद्री व्यापार द्वारा, मतलब समुद्री मार्ग से विश्व के अन्य देशों से व्यापार से जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके के सबूतों से हमें पता चलता है कि प्राचीन काल से ही वैश्वीकरण चला आ रहा है। ये कोई नई देन नहीं है, लेकिन इस समय ज़्यादा हो गया है, वो बात अलग है। आधुनिक युग से पहले भी वैश्वीकरण था। तो आधुनिक युग से पहले भी दुनिया के जो देश थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कैसे जुड़े हुए थे, एक मार्ग था, यानी कि एक रास्ता था जिसे कहते हैं रेशम मार्ग या सिल्क रूट। ये रेशम मार्ग या सिल्क रूट बहुत प्राचीन मार्ग था। इस मार्ग से व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क होता था। ये जो मार्ग था इससे एक देश से दूसरा देश, यहाँ तक कि एक महाद्वीप से
दूसरा महाद्वीप भी जुड़ा हुआ था, यानी कि ये देश से देश और महाद्वीप से महाद्वीप को जोड़ने के लिए जाना जाता था। ये मार्ग ना केवल ज़मीन से बल्कि समुद्र से भी होकर गुजरता था। ये एक चित्र दिया हुआ है, ये एक गुफा पेंटिंग है चीन की, उसमें ये जो सिल्क रूट है या रेशम मार्ग है उसको दिखाया गया है। ईसा से पूर्व इस मार्ग का प्रारंभ हो चुका था। ये जो मार्ग है ये लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा, यानी कि 15वीं शताब्दी तक इस मार्ग का प्रयोग होता रहा। यह मार्ग बहुत सारे महाद्वीपों को जोड़ने का काम करता था, जैसे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। मानचित्र द्वारा हम इसको समझेंगे। आप देख सकते हैं ये अफ्रीका है बच्चों, ये यूरोप है, ये हमारा एशिया है। अगर थोड़ा सा ये इनलार्ज होता तो हमें इधर उत्तरी अमेरिका भी दिखता। तो ये सिल्क रूट से दुनिया के जो महाद्वीप हैं या देश भी जुड़े हुए थे, देश भी जुड़े हुए थे और महाद्वीप भी जुड़े हुए थे। ये जो लाल वाला हिस्सा है ये स्थल मार्ग को दर्शा रहा है। ये जो लाल लाइनें हैं ये स्थल मार्ग को दिखा रही हैं कि स्थल मार्ग द्वारा भी रेशम मार्ग से विश्व के महाद्वीप जुड़े हुए थे। और ये जो नीली वाली लाइनें हैं ये जल मार्ग को प्रदर्शित कर रही हैं, यानी कि जल मार्ग द्वारा, समुद्री मार्ग द्वारा भी रेशम मार्ग से विश्व के महाद्वीप जुड़े हुए थे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे इसका नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ा, सोच रहे होंगे ना बच्चों। तो इसका कारण है, इसका कारण क्या है कि सबसे पहले इस मार्ग का जो प्रयोग होता था वो चाइनीज़ रेशम के लिए होता था, यानी कि सबसे पहले जो चाइना का जो रेशम था वो इस मार्ग से आया जाया करता था, विश्व के अन्य देशों में उसको ले जाया जाता था इस मार्ग से। लेकिन बाद में भारतीय मसालों के लिए तो इंडिया फेमस था ही, और मसालों की वजह से ही भारत उपनिवेश भी बना था यूरोप के देशों का, इंग्लैंड का। और भी बहुत सारा सामान जैसे कि चांदी है, सोना है, ढेर सारी वस्तुओं के आवागमन के लिए यानी कि ले जाने के लिए भी इस मार्ग का प्रयोग किया जाने लगा बाद में। शुरू में चाइनीज़ रेशम का प्रयोग किया जाता था ले जाने के लिए इस मार्ग पर, इसलिए इसका नाम रेशम मार्ग पड़ गया। लेकिन बाद में और भी चीज़ें जाती थी, ऐसा नहीं है कि केवल रेशम ही जाता था। लेकिन बच्चों, जब सामान की आवाजाही होती है तो सामान की आवाजाही के साथ साथ में, व्यापार के साथ साथ में संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। ऐसा होता है ना, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ से वहाँ का खान पान, वहाँ की सभ्यता, वहाँ के कपड़े खरीद के लेके आते हैं, वहाँ का बोलने का तरीका हमारे अंदर आ जाता है, विकसित हो जाता है। और वहाँ की जो कुछ फेमस चीज़ें होती हैं वो भी हम देखते हैं, अपने आके उनका प्रयोग करते हैं या वहाँ से खरीद के भी लेके आते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृतियों का भी आदान प्रदान होता था। ईसाई मिशनरी जो थे या मुस्लिम जो धर्म उपदेशक थे वो भी इसी मार्ग से दुनिया में फैले, यानी कि धर्म प्रचार के लिए भी इस मार्ग का प्रयोग हुआ। बौद्ध धर्म भी इस मार्ग से विभिन्न शाखाओं में फैला, विभिन्न दिशाओं में बौद्ध धर्म भी इसी मार्ग से होकर विश्व के अन्य देशों में या एशिया के अन्य देशों में फैला था। अब हम बात करेंगे भोजन की यात्रा की, क्योंकि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो खान पान भी उनका एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब हम ये चीज़ें खाते हैं बहुत सारी जो हमारे देश में नहीं होती, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, तो ये कैसे आया? ये वैश्वीकरण की देन है। तो प्राचीन काल से ये चल रहा था। व्यापारी और यात्री जब यात्रा करते थे तो उनके साथ उनके खाने के सामान भी स्थानांतरित होते थे, क्योंकि वो अपने साथ खाने की चीज़ें एक देश से दूसरे देश लेके जाते थे। झटपट तैयार होने वाली जो चीज़ें होती थी वो ज़्यादा लेके जाया जाती थी। तो जब हम झटपट तैयार होने वाली जो चीज़ें हैं या खाद्य पदार्थ है, जब उनका जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है? नूडल या पास्ता, क्योंकि ये जल्दी से बन जाता है। मैगी 3 मिनट में बन जाती है ना। तो नूडल कहाँ से आए? चीन से पश्चिम में पहुँचे, यानी कि पश्चिमी यूरोप में या और देशों में कहाँ से पहुँचे? चीन से पहुँचे। और इस वहाँ पे जब यूरोप पहुँचे या पश्चिम में पहुँचे तो उनका नाम क्या पड़ा? स्पैघेटी पड़ा। तो नाम बदल जाते हैं जगह के साथ साथ, लेकिन खाने की चीज़ों का भी स्थानांतरण हुआ। इसी प्रकार से जो पास्ता है जिसे हम खाते हैं, ये सबसे पहले कहाँ? अरब देश में था। अरब देश से ये कहाँ पहुँचा? सिसिली पहुँचा। ये सिसिली जो है वो इटली का ही एक टापू है, वहाँ पहुँचा। तो इस प्रकार से खाने की चीज़ों का भी स्थानांतरण हुआ। बच्चों, आपको पता है आलू है, सोया है, मूंगफली, मक्का, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, टमाटर, मिर्ची, शकरकंद, जो ये खाने की चीज़ें 500 साल तक हमारे पास नहीं थीं। ये कैसे आई हमारे पास, अब हम ये जानेंगे। ये सारे जो खाद्य पदार्थ हैं यूरोप व एशिया, ये कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज करी, हमें पता है ये जो कोलंबस है इसने अमेरिका की खोज की थी ना,
अमेरिका की खोज किए जाने के कारण ये यूरोप और एशिया के देश ये खाने की चीज़ें पहुंची, यानी कि भोजन ने भी सामानों और व्यापारियों के साथ यात्राएं करी। बच्चों, जब इस बात ध्यान रखने की, जब हम यहाँ पे अमेरिका की बात करेंगे इस अध्याय में, तो हम पूरे अमेरिका की बात करें, ना कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका या कैरिबियन देशों की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस मानचित्र में दर्शाया गया है कि किस प्रकार समुद्री यात्राएँ हुई थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी। तो इस प्रकार की यात्राओं द्वारा वैश्वीकरण फैला। आगे के जो हमारा पॉइंट्स हैं उसमें भी हम इन बातों का अध्ययन करेंगे, तो आपको इस मानचित्र को अपने स्मरण में रखना होगा। अच्छा, ये जो नई फसलें आई, इससे क्या हुआ, लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर आया गया। सबसे ज़्यादा आलू का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। आलू का इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा करते हैं अपने दैनिक जीवन में। और आलू कहाँ से आया, अमेरिका से आया। तो आलू जब अमेरिका से यूरोप पहुंचा तो गरीबों की ज़िंदगी जो थी वो बदल गई, क्योंकि आलू क्या है, सस्ता होता है, अभी भी सस्ता होता है। इतना हम पनीर नहीं खा सकते, मांसाहार नहीं खा सकते जितना लोग आलू खाते हैं, और आलू में ताकत भी होती है। तो जब आलू यूरोप के लोगों में पहुँचा तो उनका भोजन जो था वो बेहतर हो गया और उनकी औसत उम्र बढ़ गई। जब अच्छा खाना मिलेगा तो उम्र तो बढ़ेगी। इससे पहले वो क्या खाते थे, केवल मक्का खाते थे। आयरलैंड के जो गरीब काश्तकार थे, गरीब लोग थे, आलू पर इस प्रकार निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक में आलू की फसल खराब हो गई तो बहुत सारे लोग भुखमरी की वजह से मौत के मुंह में चले गए, यानी कि मर गए। इतना ज़्यादा लोग आलू पे डिपेंड हो गए थे। आप ये चित्र देख सकते हैं, इसमें आयरलैंड में किस तरीके से बच्चे और लोग ज़मीन में से बचे कुचे आलू खोज कर निकाल रहे हैं खाने के लिए। आलू पहले स्पेन के लोग जब अमेरिका गए थे वहाँ से खोज के लेके आए थे, सोना समझ के ले आए थे, लेकिन वो खाद्य पदार्थ निकला आलू। अब हम देखते हैं अगला हमारा जो बिंदु है वो है विजय, बीमारी और व्यापार, यानी कि बीमारी ने व्यापार को और विजय को किस प्रकार से बढ़ाया, यानी कि बीमारी भी वैश्वीकरण में सहायक रही। इस समय कोरोना बीमारी जैसे पूरे सब देशों में फैल रही है और इसका कोई इलाज नहीं है, इसी तरीके से उस समय भी कई बीमारियां ऐसी थी जिनका इलाज नहीं था और उनकी वजह से वैश्वीकरण हुआ। अब इसकी कहानी को हम जानेंगे। बच्चों, 16वीं शताब्दी में जो यूरोप के जहाज़ थे वो एशिया तक का समुद्री मार्ग उन्होंने ढूंढ लिया था, ये हमने देखा और मानचित्र में भी हमने इस बात का अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया, पश्चिमी सागर को पार करते हुए वो कहाँ पहुँचे, अमेरिका पहुँचे। अभी तक क्या था, अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। ऐसा नहीं था कि अमेरिका विश्व के नक्शे पे नहीं था, विश्व में था, लेकिन उसका यूरोप और एशिया के देशों से इतना ज़्यादा संपर्क नहीं था। अपनी खोज से पहले अमेरिका जो था उसका दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। अमेरिका में जो पेरू और मेक्सिको जगह है वहाँ पे जो खाने हैं वहाँ पे बहुत कीमती वस्तुएं जैसे कि सोना चांदी, तो ये जो सोना चांदी था इसने यूरोप के लोगों को आकर्षित किया और यूरोप के लोग अमेरिका की खोज करते हुए पहुँचे। इस समय पुर्तगाल और स्पेन यूरोप के काफ़ी शक्तिशाली देश थे, तो पुर्तगालियों ने सबसे ज़्यादा समुद्री यात्राएँ करी थी और अमेरिका जो पहुँचे थे स्पेन के लोग पहुँचे थे। उन्होंने भी स्पेन और पुर्तगाल और स्पेन के लोग अमेरिका पहुँचे थे। उन्होंने क्या किया, अमेरिका को अपना उपनिवेश यानी कि गुलाम बनाना शुरू किया। उपनिवेशीकरण हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। जब यूरोपीय सेनाएं अमेरिका पहुंची तो उन्होंने केवल ताकत के दम पर यह युद्ध नहीं जीता, मतलब केवल ताकत के दम पर वो अमेरिका को अपना गुलाम नहीं बना पाए, बल्कि कीटाणु, बीमारी फैलाने वाले ये जो कीटाणु थे जैसे कि चेचक, उसके द्वारा भी उन्होंने स्पेनिश की जो सेना थी, स्पेन के जो लोग थे, उन्होंने अमेरिका को जीता। कैसे जीता कि जो स्पेन के जो अफसर हुआ करते थे वो जब अमेरिका पहुँचे तो वो अपने साथ बीमारी भी लेके गए, यानी कि कीटाणु लेके गए, चेचक की बीमारी के। कैसे लेके गए, कोई जब जेब में रख के नहीं लेके गए, वो अपने साथ लेके गए। ये बीमारी कहाँ होती थी, उनके शरीर में होती, लेकिन स्पेन के लोगों में इस बीमारी से लड़ने की ताकत थी। लेकिन लाखों सालों से दुनिया से अलग थलग रहने की वजह से अमेरिका के जो लोग थे उनके अंदर यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, यानी कि उन अमेरिका के लोगों में चेचक की बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं थी। तो ये एक प्रकार का जैविक युद्ध था, जैविक युद्ध था, यानी कि बीमारी से जीतने वाला युद्ध था। न्यू इंग्लैंड की एक कॉलोनी जो है वहाँ के गवर्नर जॉन विनथॉर्प ने 1634 में लिखा है कि जो छोटी चेचक थी वो उपनिवेशीकरण में वरदान साबित हुई। क्यों हुई, क्योंकि छोटी चेचक ने लगभग पूरी जो वहाँ की जनता थी उसे खत्म कर दिया था।
ये बीमारी, चेचक की बीमारी पूरे अमेरिकी महाद्वीप में फैल गई और उसने पूरे के पूरे समुदायों को ख़त्म कर दिया। बहुत बड़ी मात्रा में लोग मारे गए। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक क्या था, चीन और भारत दुनिया के सबसे धनी देशों में गिने जाते थे और चीन जो था वो व्यापारिक केंद्र था। लेकिन क्या हुआ, जब अमेरिका उपनिवेश बना यूरोप का, उसके बाद 15वीं सदी से एक तो चीन की अपने आप ही भूमिका जो थी वो कम होती चली गई और अमेरिका के अस्तित्व में आने से जो विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। और अब कौन विश्व व्यापार का केंद्र बन गया, वो बन गया यूरोप। ये अमेरिका के दुनिया में खोजे जाने के बाद से हुआ। 15वीं शताब्दी के बाद से जब अमेरिका की खोज हो गई, उसके बाद यूरोप जो था वो विश्व का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। अभी तक इससे पहले कौन था, चीन था और भारत था। 18वीं सदी में अमेरिका में अफ्रीका से लोगों को पकड़ के लेके जाया जाता था, गुलाम बना के लेके जाया था। अफ्रीका में कई गुलाम बनने का अध्ययन हम आगे ही इसी अध्याय में करेंगे। पकड़ के लेके जाते थे लोग यूरोप के, उन्हें अमेरिका लेके जाते थे अफ्रीका के लोगों को, और क्या करते थे, वहाँ पे ले जाके उनसे काम कराते थे। कपास का और चीनी का उत्पादन कराते थे, खेतों में काम कराते थे। यानी कि यहाँ से दास प्रथा शुरू हुई थी, लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा शुरू हुई थी। इस चित्र में आप देख सकते हो कि कैसे लोग अच्छे से कपड़े पहन के खड़े हैं, बच्चा भी खड़ा है एक, इस चित्र में दर्शाया गया है। ये गुलामों की खरीद फरोख्त का चित्र है। इसमें अच्छे से कपड़े पहन के लोगों को खड़ा किया जाता था बेचने के लिए। 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 तक। अब हम इसके अंतर्गत वैश्वीकरण को देखेंगे। इस टाइम पीरियड के बीच में वैश्वीकरण किस प्रकार से फैला और क्या क्या कारक रहे वैश्वीकरण को फैलने में उत्तरदायी, इनका अध्ययन हम करेंगे। 19वीं सदी में क्या हुआ, दुनिया बहुत तेज़ी से बदलने लगी थी। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए थे, जिसने पूरे समाज की काया पलट करके रखी थी। बहुत सारे तकनीकी विकास हुए थे, नई दुनिया की खोज हुई थी, नई खोजों का आविष्कार हुआ था। इसकी वजह से विदेशों से नए संबंध भी स्थापित हुए थे और विदेशों से संबंध स्थापित होने की वजह से विश्व को एक नए ढर्रे में डाल दिया था। ये समय कब था, 19वीं शताब्दी का समय था। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय को 3 प्रकार से समझ सकते हैं, यानी कि 3 प्रकार का उस समय विनिमय होता था, आदान प्रदान होता था। पहला प्रकार क्या था, पहला प्रकार था व्यापार का प्रवाह, यानी कि सामान का प्रवाह, यानी कि सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। आप देख सकते हैं कि लोग सामान बदल रहे हैं आपस में, तो व्यापार का प्रवाह पहला प्रवाह था। 19वीं सदी में व्यापार मुख्य रूप से किसका होता था, वस्तुओं का होता था और कपड़ों का और गेहूं का होता था। यानी कि अभी तक व्यापार जो था मुख्य रूप से कपड़े और गेहूं पर ही आधारित था। ये हुआ हमारा व्यापार का प्रवाह। दूसरा प्रकार का जो प्रवाह था, यानी कि दूसरा प्रकार का जो विनिमय था, वो था श्रम का विनिमय या श्रम का प्रवाह। इसमें क्या था, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, काम करने के लिए जाते थे, नौकरी की तलाश में जाते थे। इस चित्र में दिखाया है बच्चों कि कैसे अमेरिका से जो अप्रवासी हैं वो जहाज में लद के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, काम की तलाश में जा रहे हैं। ये जो विनिमय है ये एक दूसरे से कोरिलेटेड, यानी कि एक दूसरे से बंधे हुए रहते थे। तीसरा जो प्रकार था वो था पूंजी का प्रवाह, यानी कि धन का प्रवाह। इसमें क्या है, पूंजी को अल्प यानी कि कम समय में या दीर्घ ज़्यादा समय के लिए दूर दराज के इलाकों में और देशों में, दूर के देशों में निवेश किया जाता था। यानी कि पूंजी को बहुत सारे उद्योगों में या फिर काम के लिए दूसरी जगहों पर जाके लगाया जाता था, जिससे फ़ायदा हो, इसलिए उनका निवेश किया जाता था पूंजी का। ये जो तीनों प्रकार के प्रवाह थे ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मतलब जब श्रम का प्रवाह होता था तो वस्तुओं का भी प्रवाह होता था, वस्तुओं का प्रवाह होता था तो श्रम का भी प्रवाह होता था और पूंजी का भी प्रवाह होता था। कैसे होता था ये हम जानेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता था, इनके बीच के संबंध टूट जाते थे। कभी श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह और वस्तुओं का प्रवाह में संबंध जो आपस में टूट भी जाते थे। इसका कारण क्या है कि वस्तुओं और पूंजी की आवाजाही तो आसान थी और उन पर शर्तें भी कम हुआ करती थी, लेकिन जो श्रमिक थे उनके ऊपर शर्तें ज़्यादा हुआ करती थी, तो श्रमिकों की आवाजाही पे शर्तें ज़्यादा थी। तो इस वजह से कभी कभी इनके आपस के जो संबंध थे वो टूट भी जाते थे। वैसे ये जो तीनों प्रवाह एक दूसरे से हमेशा कोरिलेटेड रहते थे। इन तीनों प्रवाहों का सामूहिक अध्ययन करके ही हम 19वीं शताब्दी की जो अर्थव्यवस्था है उसको हम समझ सकते हैं।
विनिर्माण के लिए यानी कि निर्माण कार्यों के लिए, उद्योगों के लिए श्रम का प्रभाव हुआ था और पूंजी का भी प्रभाव हुआ था। पूंजी का प्रभाव मुख्य रूप से लंदन से हुआ करता था। अभी लंदन जो था यूरोप जो था केंद्र बन गया था अर्थव्यवस्था का, वैश्वीकरण का, और लंदन यूरोप में भी मुख्य रूप से जो लंदन था वो केंद्र बन गया था वैश्विक अर्थव्यवस्था का। वैश्विक अर्थव्यवस्था का या विश्व अर्थव्यवस्था का उदय किस प्रकार से हुआ, अब हम इसको जानते हैं। औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग के बदलते हुए रुझान, बस विनिमय में यानी कि वस्तुओं के विनिमय में लोगों के रुझान बदले थे। कैसे बदले थे ये एक हम उदाहरण है उसके द्वारा भी समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें उससे पूर्व की परिस्थितियों को देखना होगा। सामान्यतः क्या होता है कि सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते हैं। ज़्यादातर सारे देश ये चाहते हैं कि वो आत्मनिर्भर हो भोजन के मामले में, उन्हें दूसरे देशों से आयात ना करना पड़े। लेकिन 19वीं सदी में ब्रिटेन की बात अलग थी। इस समय ब्रिटेन की दशा जो थी यहाँ पे कुछ अलग थी। अगर उस समय ब्रिटेन खाद्य निर्भरता के रास्ते पर चलता, बाहर से सामान नहीं मंगाता, तो क्या होता, लोगों का जीवन स्तर गिर जाता, और जब जीवन स्तर गिर जाता तो उनमें तनाव फैलता, सामाजिक तनाव फैलता। तो कुछ अजीब लग रही है ना कि आत्मनिर्भर होने के बाद भी तनाव फैलता, ऐसा क्यों? तो इस आशंका के पीछे क्या कारण थे? इस आशंका के पीछे एक मुख्य वजह थी, वो थी कॉर्न लॉ। इंग्लैंड में एक कानून था, मक्का पे लगा हुआ था, जिसे हम कहते हैं कॉर्न लॉ। लॉ मतलब कानून, कॉर्न मतलब मक्का। इस कानून के हिसाब से सरकार ने जो मक्का था उसका आयात पर पाबंदी लगा दी थी। इंग्लैंड में बाहर से मक्का नहीं आ सकती थी, किसी और देश से मक्का नहीं आ सकती थी। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक में ब्रिटेन की आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी। जब आबादी तेज़ी से बढ़ती है यानी कि मांग बढ़ी, जब मांग बढ़ी तो कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी, खाने की चीज़ों की मांग भी बढ़ने लगी, और उद्योगों में लगाने के लिए भी कच्चा माल चाहिए होता है। शहर फैल रहे थे, उद्योगों में लगाने के लिए भी कच्चा माल चाहिए होता, तो मांग बढ़ती गई। अब जब ये मांग बढ़ी, जब मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये मांग और पूर्ति के नियम में हम पढ़ चुके हैं कि जब जब मांग बढ़ती है तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। तो जब खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ गई तो जो उद्योगपति थे या शहर में रहने वाले लोग थे, उन्होंने सरकार को मजबूर किया, सरकार पे ये दबाव डाला कि वो जो कॉर्न लॉ यूरोप इंग्लैंड में लगा हुआ है, वो कॉर्न लॉ सरकार फ़ौरन समाप्त कर दे, उस कॉर्न लॉ को सरकार हटा दे, जिससे विदेशों से खाद्य पदार्थों का आयात किया जा सके। सरकार को दबाव में आके कॉर्न लॉ समाप्त करना पड़ा, और कॉर्न लॉ समाप्त होते ही ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों की यानी कि खाने के सामानों का आयात जो है विदेशों से किया जाने लगा। विदेशों से ये जो खाद्य पदार्थ आए थे, इनकी जो लागत थी वो ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से कम थी। बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि हमने देखा कि जैसे ही कॉर्न लॉ हटा, विदेशों से खाद्य पदार्थ इंग्लैंड में आने लगे, यानी कि वस्तुओं का विनिमय, पदार्थों का विनिमय शुरू हुआ। इंग्लैंड में उपभोग का स्तर बढ़ गया, चीज़ें सस्ती हो गई, तो लोगों ने उन्हें ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना शुरू कर दिया, ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना शुरू कर दिया। उद्योगों में भी इनका इस्तेमाल होना शुरू हो गया, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रगति आई, और जब उद्योग बढ़े तो आय भी बढ़ी, आय में भी वृद्धि हुई। इसकी वजह से क्या हुआ, यूरोप में रूस से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, दुनिया के हर हिस्से से ब्रिटेन का पेट भरने के लिए अनाज जो है वो आने लगा। दुनिया के और हिस्सों में ज़मीनों को साफ किया जाने लगा, खेती की जाने लगी, और इंग्लैंड के लिए अनाज भेजा जाने लगा। लेकिन इंग्लैंड में कॉर्न लॉ जब समाप्त हुआ तो वहाँ पे इसका कुछ विपरीत प्रभाव पड़ा, और इस विपरीत प्रभाव की वजह से श्रम का प्रभाव हुआ। अभी तक हमने देखा वस्तुओं का प्रभाव, और हम देखेंगे कि श्रम का प्रभाव कैसे हुआ। इंग्लैंड में जो आयातित खाद्य पदार्थ थे, वो जो इंग्लैंड में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थ थे, उनकी कीमत से जो बाहर से जो खाद्य पदार्थ आए थे उनकी कीमतें कम होती थी। जो इंग्लैंड में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थ थे उनकी कीमतें ज़्यादा होती थी। ब्रिटिश किसानों की हालत इस वजह से बिगड़ने लगी, उनका सामान अब बिकना बंद हो गया। वो ब्रिटिश जो किसान थे वो आयातित माल का मुकाबला नहीं कर पाए। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई और हज़ारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, गांव के गांव उजड़ गए। जब ऐसा हुआ तो लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन के लोगों ने, उन्होंने दूसरे शहरों या दूसरे देशों में पलायन करना शुरू कर दिया। अब आप देख सकते हैं इस चित्र में दिखाया है कि कैसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं
जाने के लिए बाहर इंग्लैंड के लोगों ने अमेरिका या और देशों में जाना शुरू कर दिया। तो हमने देखा वस्तुओं का विनिमय हुआ, उसकी वजह से उसका प्रभाव समाज पे पड़ा और श्रम का विनिमय हुआ। तो ये आपस में हमने पहले भी बताया कि ये चीज़ें जो है वो आपस में बंधी हुई हैं, एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। 19वीं सदी में यूरोप के 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए, यानी कि श्रम का प्रभाव हुआ। निर्माण के लिए भी श्रमिकों का स्थानांतरण हुआ, जो बहुत सारी चीज़ों का इस समय निर्माण भी किया जा रहा था, तकनीकी के क्षेत्र में भी विकास बढ़ रहा था, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी उसको। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ मजदूरों की कमी थी वहाँ जाकर लोगों को बसाया भी गया था वहाँ पे काम कराने के लिए, यानी कि श्रम का अर्थात श्रम का प्रभाव हुआ। इसके साथ साथ जब श्रम का प्रभाव हुआ तो पूंजी का प्रभाव अपने आप होता है कि श्रमिकों को काम करने के लिए पैसे मिलता है, या फिर जो उद्योग होते हैं उनमें भी पैसा लगाया जाता है जब एक जगह से दूसरी जगह जाया जाते हैं। तो इस वजह से पूंजी का भी प्रवाह हुआ। लंदन जो था वो वित्तीय केंद्र बन गया, लंदन से पूंजी एक जगह से दूसरी जगह जाने आने लगी थी। इस तरह का बदलाव हम अपने देश में पंजाब में भी देख सकते हैं। जब हमारा देश इंग्लैंड का गुलाम था तो वहाँ पे क्या किया था, पंजाब में ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पे खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो पंजाब की जो परती ज़मीनें थी या अर्ध मरुस्थलीय ज़मीनें थी उन वहाँ पे नहरों का जाल बिछा दिया, सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाया। क्यों बिछाया? ताकि खाद्यान्न का उत्पादन कर सके और वो जो खाद्यान्न था उनको निर्यात कर सके। मुख्य रूप से गेहूं और कपास की खेती के लिए ऐसा किया गया था। तो नहरों वाली जो सिंचाई वाले इलाके थे, जब उनको सिंचित किया गया तो वहाँ पे श्रम की ज़रूरत पड़ी। श्रम के लिए क्या किया उन्होंने, पंजाब के अन्य क्षेत्रों से लाकर लोगों को इन क्षेत्रों में बसाया। जब पंजाब के इन क्षेत्रों में जो नहर वाले क्षेत्र थे वहाँ पे लाके लोगों को बसाया तो उनकी कॉलोनी का नाम ही कैनाल कॉलोनी यानी कि नहर बस्ती पड़ गया। तो इस प्रकार से श्रम का प्रभाव हुआ, वस्तुओं का प्रभाव हुआ और पूंजी का प्रभाव हुआ, और ये सब चीज़ें एक दूसरे से बंधी हुई थी। अब क्या हुआ, औद्योगिक मजदूर काम करने लगे थे। जो अभी तक जंगलों में रहते थे, ऐसे बहुत सारे मजदूरों को काम करने के लिए लेके जाया गया इधर से उधर। अब हम देखते हैं इस वैश्वीकरण में तकनीकी की क्या भूमिका थी। तकनीकी बच्चों समझते हो, यानी कि टेक्नोलॉजी, आजकल मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कार, एरोप्लेन, आने जाने के साधन, ये सब तकनीकी की ही देन है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जितने भी आविष्कार हैं ये सब क्या है, तकनीक की ही देन है, जिससे हमारा जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। इस घटनाक्रम में तकनीकी की क्या भूमिका रही, अब हम इसे जानेंगे। जो रेलवे भाप का इंजन था या फिर पानी के जहाज़ थे, ये सब तकनीकी के ही देन थे। 19वीं सदी में आए 19वीं सदी में जो परिवर्तन आए थे वो अगर तकनीकी ना होती तो ये परिवर्तन नहीं आ सकते थे, इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तकनीकी जो प्रगति थी उसकी वजह से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इन सब चीज़ों की प्रगति हुई, यानी कि तकनीकी प्रगति अक्सर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों का संयुक्त परिणाम होती है। औपनिवेशिकरण के कारण यातायात और परिवहन के साधनों में सुधार किए गए। क्यों किए गए? क्योंकि इंग्लैंड ने या यूरोप के देशों ने अपने जो उपनिवेश बनाए थे वो बहुत दूर दूर बनाए थे, दुनिया के हर देश में बनाए थे। तो वहाँ की आवाजाही के लिए, वहाँ पे सामान पहुँचाने के लिए, मंगाने के लिए, आयात निर्यात के लिए, मजदूरों के आयात निर्यात के लिए यातायात और परिवहन के जो साधन थे उनमें सुधार किए गए। क्या क्या सुधार किए गए? तेज़ चलने वाली रेलगाड़ियाँ बनाई गईं। जो रेलगाड़ियों की जो बोगियां हुआ करती थी उनका भार कम किया गया ताकि उनकी रफ्तार को बढ़ाया जा सके। जलपोत, जो जहाज़ थे, उनके आकार को भी बढ़ाया गया, जिसके द्वारा इसलिए बढ़ाया गया ताकि जो उत्पाद थे उन्हें बाज़ारों में पहुंचाया जा सके। कैसे पहुंचाया जा सके? कम लागत पे पहुंचाया जा सके, यानी कि कम पैसा लगा के ज़्यादा सामान बाज़ारों में पहुंचाया जा सके। और ये तभी हो सकता है जब यातायात के जो साधन थे वो अच्छे से विकसित हों। इस तथ्य को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि तकनीकी ने वैश्वीकरण में किस प्रकार से भूमिका निभाई थी। ये बात है बच्चों 1870 के दशक की, जब अमेरिका से यूरोप को मांस निर्यात नहीं किया जाता था। क्या किया जाता था? जिंदा जानवर भेजे जाते थे। तो जिंदा जानवर भेजे जाने के पीछे कारण था, वो हम पढ़ेंगे। तो जब जिंदा जानवर भेजे जाते थे तो उनको क्या किया जाता था? यूरोप में लाके काटा जाता था। अमेरिका से जिंदा ही भेजा जाता था और जब यूरोप आ जाते थे उसके बाद उनको काटा जाता था।
तो जब जिंदा लेके जाते थे जहाज़ों में रख के जानवरों को, तो जानवर बहुत ज़्यादा जगह लेते थे, लंबा सफ़र तय करना पड़ता था इन जानवरों को। तो इतने लंबे सफ़र में थकान की वजह से जानवर बीमार पड़ जाते थे और बहुत सारे जानवर मर भी जाते थे, उनका वज़न गिर जाता था। इन सब वजहों से ये जो जानवर थे ये खाने लायक नहीं रह जाते थे, और जो खाने लायक रह जाते थे उनकी संख्या इतनी कम होती थी कि मांस खाना एक महंगा सौदा था। गरीब व्यक्ति ये मांस जो था वो नहीं खा सकता था। तकनीकी के आने से यह स्थिति बदल गई थी। अब क्या तकनीकी आई थी कि पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेटर लगाया जाने लगा था। एक चित्र है इसमें, आप देखो, ये एक मंडी है जहाँ पे जानवर खरीदे जा रहे हैं। तो पहले जानवर ही खरीदे जाते थे क्योंकि मांस ले जाना आसान नहीं था, लेकिन जब जहाज़ों में क्या लग गया, रेफ्रिजरेटर लग गया। हम अपने घरों में भी रेफ्रिजरेटर में रख के सामान को लंबे समय तक सुरक्षित रख पाते हैं ना, तो तब वैसे ही जहाज़ों में रेफ्रिजरेटर लग गया। जब रेफ्रिजरेटर जहाज़ों में लग गया तो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पे ले जाया जाने लगा। इसके बाद जानवरों के स्थान पर उनके मांस का ही निर्यात होने लगा, वो जगह भी कम घेरने लगे, तो ज़्यादा मात्रा में उन्हें भेजा जाने लगा। फ्रेश भी पहुँचते थे, बिल्कुल ताज़े पहुँचते थे। अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, इन सब जगह से जानवरों का मांस यूरोप भेजा जाने लगा। क्योंकि अब मांस भेजा जाता था, पूरे जानवर नहीं भेजे जाते थे, तो खर्च कम हो गया क्योंकि जगह कम भेजते थे। मांस के दाम इस वजह से गिर गए। जब लागत कम आई तो दाम अपने आप गिर जाते हैं। जब दाम गिर गए यानी कि मांस सस्ता हो गया, तो गरीबों को भी मांस अब खाने को मिलने लगा, उनकी खुराक अच्छी होने लगी। इससे पहले वो केवल आलू और ब्रेड खाते थे, अब उनके पास अब मांस भी खाने को होने लगा। उनकी जीवन स्थिति में सुधार आया और यूरोप में शांति स्थापित हुई। यूरोप में शांति स्थापित हुई तो उनके दिमाग में नई नई खोजों के लिए या विश्व के अन्य देशों को उपनिवेश बनाने की नई नई तरकीबें वो सोचने लगे, यानी कि साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। ये जो एक चित्र है इस 1878 का, इसमें हम देख रहे हैं कि अब जो जहाज़ थे पानी के, उस पर मांस को लादा जा रहा था। इससे हमें समझ में आया कि तकनीकी ने वैश्वीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बच्चों, आज के हमने इस अध्याय से जाना कि व्यक्तियों, वस्तुओं व पूंजी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही वैश्वीकरण है, और इसी के द्वारा ही भूमंडलीकृत विश्व का बनना शुरू हुआ है। रेशम मार्ग द्वारा हमें ये पता चला कि वैश्वीकरण का इतिहास जो है काफ़ी पुराना है। व्यापार के प्रभाव के साथ साथ हमने देखा कि संस्कृतियों का भी प्रभाव हुआ, बीमारियों का भी प्रभाव हुआ, खान पान का भी प्रभाव हुआ। वैश्वीकरण ने मनुष्य के खान पान पर भी प्रभाव डाला। 15वीं शताब्दी में चीन और भारत विश्व के व्यापार के केंद्र थे, लेकिन यूरोप के अमेरिका पे अधिकार के बाद अब विश्व में शक्ति का केंद्र यानी कि व्यापार का केंद्र कौन बन गया? यूरोप बन गया था। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप नवीन अर्थव्यवस्थाओं का जन्म हुआ। औद्योगिकरण में भी बदलाव आए, उद्योगों के क्षेत्र में भी बदलाव आए, तकनीकी के भी क्षेत्र में बदलाव आए। नवीन तकनीकी ने वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। नवीन जो तकनीकी आई, अभी हमने उसका उदाहरण देखा ना कि किस तरीके से नवीन तकनीकी ने भी वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। तो आज के अध्याय में इतना ही। कल के अध्याय में हम इससे आगे के अपने इस जो चैप्टर है उसके आगे के बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।